ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूं जबरदस्त होंगे यार। तो आ गया हूं अब आपके इंश्योरेंस क्लेम को लेके। देखो, चैप्टर बहुत ही प्यारा है, एडजस्टमेंट्स बहुत सारी हैं। दिखने में ये चैप्टर छोटा है लेकिन है बड़ा। हाँ, कैटेगरी क्वेश्चंस की आप कह सकते हो कम है, लेकिन डियर हर एक क्वेश्चन में एक अलग कैटेगरी है। चैप्टर क्या है स्टार्टिंग से बताऊंगा, पूरा समरी बताऊंगा और क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। गारंटी हो जाएगा एग्जाम में डियर क्वेश्चन के अंदर आप फंसोगे नहीं। सारी एडजस्टमेंट्स कवर कर दूंगा, सारी एडजस्टमेंट्स कवर करूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मेरी बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, वो बुक का पीडीएफ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आ जाओ मेरे साथ, चैप्टर का हेडिंग डाल लो इंश्योरेंस क्लेम। विजय धनुष डियर अब हो चुका है रीलोडेड, तो और डिटेल आपको देखने को मिलेगी और ज्यादा मजा अब आपको आने वाला है। सारे सब्जेक्ट्स अब आपको मिलने वाले हैं, स्पेशली ग्रुप 1 के अंदर। ठीक है सर, ग्रुप 2 कब आएगा? वो भी आ जाएगा डियर, उसकी टेंशन मत लो। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ग्रुप 2 भी लॉन्च हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यस सर। अब देखो, यहां पे सबसे पहले मेरे पास हेडिंग डाल दो इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम इस चैप्टर में आपको करना क्या है डिटेल में बताऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखवाऊंगा क्या क्या करना है। हाँ, कुछ चीजें नहीं लिखवाऊंगा जो रेगुलर क्लास में लिखवाई जाती हैं, उनकी जरूरत भी नहीं है। मैं एक्चुअली उसका प्रैक्टिस ही करा दूंगा आपको डायरेक्टली, राइट? क्योंकि सारी चीजें मैं यहाँ पे हाथ से लिखूंगा तो क्लास 10 घंटे की हो जाएगी, 10 घंटे में मैं कवर नहीं करना। हमें कम टाइम में ज्यादा कवर करके एग्जाम रेडी बनना है, ताकि आप एग्जाम में आराम से अपना पेपर लिख पाओ। ठीक है, तो यहां पे डियर सबसे पहले समझते हैं चैप्टर का मीनिंग क्या है। देखो, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम बेसिकली उन बिजनेसमैन के लिए होता है जो जिनके गुड्स में यूजुअली आग लगने से उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, या फिर जिनके बिजनेस में फायर की वजह से जो आ गई है लाइट वापस से। तो यस, मैं आपको बता रहा था चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली डियर करना क्या है। लिखो मेरे साथ, इसमें लिखो मेरे साथ, इन दिस चैप्टर we have to calculate we have to calculate insurance claim to be lodged with the insurance company due to loss by fire, और यहां पे मैं दे रहा हूं आपको एक फेमस डायलॉग। पूरे चैप्टर में मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं, बार बार बताता हूं कि थिंक लाइक अ सर्वेयर, थिंक लाइक अ सर्वेयर। आपको इस चैप्टर में सर्वेयर की तरह सोचना है। मान लो आप एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो, ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, और आप इस इंश्योरेंस कंपनी में एक सर्वेयर हो। सर्वेयर कौन होता है? जो तहकीकात करने जाता है कि एक्चुअली में लॉस कैसे हुआ। मान लो कोई बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स, इसकी दुकान में डियर आग लग गई। अब आग कैसे लगी हमें क्या पता, सर्वेयर पता लगाएगा। मिस्टर एक्स कह रहा है देखो, हमारे पास ना कुछ गुड्स होता था, कुछ एबनॉर्मल नॉर्मल गुड्स होते थे, कुछ ये होता था वो था फलाना डिमका, कुछ गुड्स हमने सस्ते में निकाल दिए, कुछ महंगे ले लिए, महंगे बेच दिए। सर्वेयर का काम होता है डियर अकाउंटिंग करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ जितना स्टॉक जल गया उसकी वैल्यू निकालना। सर्वेयर का काम क्या होता है? ये चेक करना कि जिस डेट को आग लगी उस डेट को भैया एक्स की दुकान में कितना स्टॉक पड़ा था और उसकी वैल्यू क्या थी, नॉर्मल। ठीक है, तो अगर मिस्टर एक्स कह रहा है कि देखो हमारा अकाउंटेंट बहुत पढ़ा लिखा है, हमारा अकाउंटेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, इंड एस भी आते हैं, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आईएफआरएस भी आते हैं, हमारे अकाउंटेंट को वो है सीएम में है, सीए है, पता नहीं क्या क्या है, तीनों डिग्री चारों डिग्री लेके बैठा है और सब कुछ। सर्वेयर कहता है नमस्ते, मुझे किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है नॉर्मलाइज्ड बिजनेस की। ये डायलॉग मैं आके जाके रिपीट करूंगा। इसका रीजन बता रहा हूं क्या है,
डियर सर्वेयर को चाहिए होता है कि कितना स्टॉक फायर वाली डेट पे मिस्टर एक्स के गोदाम में पड़ा हुआ है। तो वो क्या करेगा, इसके जो अकाउंट्स देखेगा ना, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रिंसिपल को हटा देगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को रिमूव कर देगा। और भैया नॉर्मलाइज्ड बिजनेस से मुझे बता दो चुपचाप स्टॉक कितना आया। सर्वेयर नहीं मानता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपको पूरे चैप्टर में क्या सोचना है कि आप एक सर्वेयर हो, आप नहीं जानते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, एस टू इन्वेंट्री क्या होता है, कि वो ले लो एनआरवी और आपकी कॉस्ट में विच एवर इज लोअर, या फिर बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस के। कुछ नहीं सोचना डियर, सोचना ही नहीं है इस चैप्टर में, सोचना कम है और इंप्लीमेंट ज्यादा करना है बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स को। अगर आपने वो बेसिक प्रिंसिपल समझ लिए, आप चैप्टर में छा जाओगे, आप बन जाओगे डियर रफ्तार के बादशाह। रफ्तार के बादशाह, वाह क्या डायलॉग मार दिया। अरे लल्लू लाल, रफ्तार के बादशाह मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो वाले रफ्तार के बादशाह नहीं कि रैप करोगे तुम यहां पे। तो यहां पे इंश्योरेंस क्लेम के अंदर आपको सर्वेयर की तरह सोचना है। ठीक है, अब आ जाओ इस चैप्टर में पढ़ना क्या है डियर, लॉस किस तरीके का होता है। देखो आपको यह बात पता लग गई है कि आप इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हो, उस इंश्योरेंस की जो आग लगने की वजह से कराया गया है। तो आग लगने वाले इंश्योरेंस के अलावा और भी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, उसके बारे में हमें नहीं जानना। यहां पे लॉस कितने तरीके का होता है, कितने तरीके का इंश्योरेंस और पॉलिसी आपके पास हो सकती है, वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे लिखो मेरे साथ टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, दो तरीके की पॉलिसी इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। एक होता है आपका लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। दूसरी होती है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। पहले हम कवर करेंगे आपका लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो बस चुपचाप मेरे साथ हेडिंग डाल लो, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। स्टॉक पॉलिसी का मतलब होता है, आप इसको लॉस ऑफ एसेट पॉलिसी भी कह सकते हो, एसेट्स पॉलिसी, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। इसका मतलब होता है आपके बिजनेस प्रोमाइसेस में जिस डेट को आग लगी, उस डेट पे कितनी एसेट्स या फिर स्टॉक आपके पास था, उसकी अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे देगी। ठीक है, तो यहां पे डियर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। लिखो यहां पे, इस लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर में अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना। मैंने ऊपर जाके आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है, टू कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम टू बी लॉस्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी ड्यू टू लॉस बाय फायर। आग लगने की वजह से जो इंश्योरेंस क्लेम आपको कंपनी से मिलने वाला है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां पे डियर इंश्योरेंस क्लेम निकालने के लिए आपने हेडिंग डाल ली लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। अब इसमें कितने स्टेप्स है और क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। सबसे पहले जिस डेट को डियर आग लगी, उस डेट का आपको स्टॉक कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है सर, ये कैसे होगा आगे जाके बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा उस पर बेस्ड। स्टेप नंबर 2, आपने ये निकाल लिया कि आपकी आग लगने वाली डेट पे मान लो 50,000 रुपीज का स्टॉक था। ठीक है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 50,000। अब आपको निकालना है डियर कैलकुलेट एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। कैलकुलेट एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। अब आप क्या निकालो, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक निकाल लो। सर ये एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा, बताता हूं डियर। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है, जो भी आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है, उसमें से माइनस हो जाएगी उसकी साल्वेज वैल्यू। मान लो 50,000 रुपीज का स्टॉक था, ठीक है, और उसमें से कुछ स्टॉक जल के राख हो गया था, बट बाकी स्टॉक बचा हुआ था। यार एक बात बताओ, क्या जला हुआ स्टॉक बेचा नहीं जा सकता? क्या आप जला हुआ माल नहीं बेच सकते? सर बेच तो सकते हैं, लेकिन जला हुआ माल लेगा कौन? डियर कुछ माल ऐसा होता है जो बच जाता है, या फिर आप इसको इस तरीके से समझो, जैसे फायर वाली डेट पे जो माल था वो 50,000 था, उसमें से मान लो
कुछ माल ना बच गया, जैसे फोन की दुकान है तो मोबाइल फोन में मान लो जिस जगह पे आग लगी कुछ एक एरिया सेफ रह गया, उस सेफ एरिया में कुछ फोन 20,000 रुपए के आपके बच गए, वो तो आप बेच दोगे ना। तो अगर आप उनको बेचते हो तो आपने मान लो बेच दिया, जिस फायर वाली डेट पे आपके पास स्टॉक था 50,000 का, उसमें से आपने 20,000 का माल बेच दिया। तो अब मुझे बताओ आपका नुकसान बचा कितना। सर स्टॉक हमारे पास 50 का बचा था, उसमें से 20,000 का तो हमने बेच दिया, तो डियर आपका लॉस कितना हुआ, इंश्योरेंस कंपनी आपसे ये पूछ रही है। तो एक्चुअल लॉस जो होता है वो कम हो सकता है एज कंपेयर टू आपका स्टॉक जो आपके पास दुकान पे अवेलेबल था फायर वाली डेट पे। ठीक है, तो 50 में से 20 माइनस करेंगे, निकल के आएगा आपका 30,000। ये आ गया आपका एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। अब इंश्योरेंस कंपनी ने डियर ये जान लिया है कि आपका लॉस कितना है, अब वो बताएगी आपको इंश्योरेंस क्लेम कितना पे करेगी। तो आखिरी स्टेप में आपको क्या निकालना है, स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम, सर ये कैसे निकलेगा डियर, ये हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 3 में। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 3 में सर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 3 ये क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। पहले 2 स्टेप हम सीख लेंगे डियर, पहले 2 क्वेश्चंस में 1 और 2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एक स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, क्योंकि पूरे चैप्टर का सार इसी पे टिका हुआ है, स्पेशली लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में, कि आग लगने की डेट पे अकाउंट्स तो बर्बाद हो गए, जल के राख हो गए, कंप्यूटर जल गए, फलाना डेटा सब उड़ गया, मतलब उड़ा नहीं उड़ा, बट फायर वाली डेट पे स्टॉक कितना था ये आपको जानना जरूरी होता है, ताकि आप ये निकाल पाओ कि क्लेम का अमाउंट कितना मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, तो पहला स्टेप डियर यही है। अब इस स्टेप को कंप्लीटली 100% विद एडजस्टमेंट सीखने के लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1 पे। ठीक है, निकाल लो मेरे साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 1। आपको पीडीएफ मैंने दे दिया है, तो यहां पे मेरी बुक का ही ये आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है डियर, आ जाओ। On 15th February 25, a fire occurred in the premises of a company. एक कंपनी की बुक्स में आग लग गई, मतलब दुकान में आग लग गई जगह पे। From the following particulars, ascertain the amount of claim to be lodged in respect of in case of loss of stock when insured. आपको क्या करना है, क्लेम का अमाउंट निकालना है जिसने ये इंश्योरेंस करवाया था। क्या करवाया था, सबसे पहले आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। डियर मैं आपको यहां पे कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से समझना। एक काम करते हैं, यहां पे लिखवाता हूं, देखो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1 है, राइट। ये आपका ईयर है, मान लो जैसे यहां पे ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 25, और जो आग लगी है वो है 15 फरवरी 2025 को। अच्छा, 15 फरवरी 2025 को आपकी आग लगी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपको साल दे रखा है वो है डियर 1 जनवरी 2025 से, ये करंट ईयर है, ये आपके साल की शुरुआत है 1 जनवरी 2025, ठीक है। कैलेंडर ईयर है, आग लगी है 15 फरवरी को, फायर, और इसी डेट पे आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, इसी डेट पे। तो इसी डेट पे क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डियर, बताता हूं। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे मेरे साथ। आपको यहां पे दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, आपको दी है परचेस, आपको दी है वेजेस, आपको दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और आपको दी है सेल्स। सर ये तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। हाँ सर, लग तो ऐसे रहा है। तो यहां पे डियर एक्चुअली में हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उस ट्रेडिंग अकाउंट का नाम है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और वहां से हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। सर क्लोजिंग स्टॉक तो दे रखा नहीं डियर, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक गायब है। बट सर वो निकालेंगे कैसे डियर, ऐसे निकालेंगे, बताता हूं। देखो आपको फायर वाली डेट पे जब भी क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है, मैं आपको बता दूं क्या करना होता है। देखो
जब भी आपको फायर वाली डेट पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो उस ईयर में आपको बनाना पड़ता है एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करोगे, सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। यहां पे सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, फिर आएगी आपकी परचेज, फिर आएंगे आपकी वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इधर क्रेडिट साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक आपको कैलकुलेट करना है। और मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को बोलूंगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोलूंगा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको चाहिए होगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे तो मैं क्या करूंगा, पूरी डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड में सेल्स माइनस कर दूंगा, निकल आएगा बैलेंसिंग फिगर से मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, और यही मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहां पे सारी वैल्यूज को पुट कर दो। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है साल की स्टार्टिंग में 1 जनवरी 25 को 5 लाख, परचेज 7.5 लाख, वेजेस आपको दे रखे हैं यहां पे 2,50,000, मैन्युफैक्चरिंग 1,50,000, और ग्रॉस प्रॉफिट है आपके पास नीचे आपको दे रखा है 25%, सेल्स दे रखी है 12 लाख की। डियर, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है वो कैलकुलेट होता है आपकी सेल्स पे। जीपी रेशियो का जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है, जो आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हो बचपन से, दैट इज जीपी अपॉन नेट सेल्स इन टू में 100। और ये रेशियो परसेंटेज में आपको दे रखी है कितना, 20, कितना दे रखी है 25%। तो यहां पे डियर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेल्स के ऊपर ये रेशियो अप्लाई कर दोगे, यानी कि 12 लाख रुपए का 25% आपको निकाल लेना है, 25%। और 12 लाख का जैसे आप 25% निकालोगे, जीपी आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 3 लाख। और अब आप करोगे डेबिट साइड का टोटल, तो डेबिट साइड का टोटल एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है आपका 5 लाख, 7.5 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 19,50,000। इसमें से माइनस कर दो आपका क्रेडिट साइड, यानी कि 12 लाख रुपए की सेल्स, तो बैलेंसिंग फिगर से आपका जो स्टॉक आ गया दैट इज -12 लाख, 7.5 लाख रुपए का। आपके पास स्टॉक आ चुका है 7,50,000। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है स्टॉक साल्वेज वाज 49,500। तो डियर यहां से हम निकाल लेंगे आपका अमाउंट ऑफ क्लेम। कैसे निकलेगा बताता हूं, मुझे बताओ आपने स्टॉक कितना निकाला। सर हमने स्टॉक निकाला ऑन द डेट ऑफ फायर 7,50,000। इसी 7,50,000 में से माइनस कर दो साल्वेज वैल्यू, जितने में आप इसको बेच सकते हो। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है 49,500। साल्वेज का मतलब ये स्टॉक आपका बिक जाएगा, तो एक्चुअली में आपका नुकसान जो होगा वो कम होगा। तो यहां पे निकल आएगा अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस, ये एक्चुअल लॉस है। अब एक्चुअल लॉस आपका आ जाएगा 7 लाख, कितने जीरो आएंगे, 7,00,500। क्वेश्चन में आपको क्लेम का अमाउंट या फिर पॉलिसी का अमाउंट नहीं दिया। तो डियर जब भी आपको पॉलिसी का अमाउंट ना गिवन हो, यहां पे लिख लो इफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी नॉट गिवन,
तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी आपका लॉस हो रहा है आपके स्टॉक से, जैसे कि ये, इसी को आपको क्लेम मान लेना है। ठीक है, ये आ जाएगा 7,500,000। यस, तो यहां पे डियर क्योंकि पॉलिसी का अमाउंट गिवन नहीं था, आपने इसको सेम मान लिया, अमाउंट ऑफ जो भी आपका लॉस हुआ इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना ही पैसा दे देगी, राइट। सर अगर दिया होता तो बाद में सीखेंगे, क्योंकि अभी हमारा पहला स्टेप था सिर्फ स्टॉक निकालना सीखना। अब डियर स्टॉक निकालते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या हो सकती है पॉसिबल। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल केसेस में आपको लिखवाऊंगा। देखो यहां पे लिखो मेरे साथ, वाइल कैलकुलेटिंग स्टॉक, while calculating stock on the date of fire, on the date of fire आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। there may be a few scenarios, there may be a few scenarios। वो सिनेरियोस कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं डियर। सबसे पहला, आपको जीपी रेशियो गिवन होगा। सर जीपी रेशियो गिवन होगा, हाँ। अगर आपको जीपी रेशियो गिवन होगा डियर, जैसे इस क्वेश्चन में 25% गिवन था, तो आपने क्या किया, सेल्स के ऊपर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग में सेल्स के ऊपर जो ओपनिंग डेट से लेके आपकी फायर की डेट तक की सेल होती है, साल की शुरुआत से लेके डेट ऑफ फायर तक की सेल होती है, उसका मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाने के लिए, एक यहां पे स्टॉक निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप अपनी इस सेल्स के ऊपर जीपी अप्लाई कर रहे हो, ये मानते हुए कि जो जीपी आप पहले से कमाते आ रहे थे वही आपने इस साल कमाया होगा। सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं डियर, क्योंकि साल एंड नहीं हुआ है, आग तो कभी भी लग सकती है, और जब तक फाइनल अकाउंट्स नहीं बनते ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग है, सिर्फ आप स्टॉक निकालने के लिए बना रहे हो। ठीक है, एक बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए। तो इसलिए आपको यहां जीपी रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके सारी फिगर्स कैलकुलेट होंगी और आपका यहां पे बैलेंसिंग फिगर से स्टॉक आएगा। तो ये थी आपकी पहली प्रॉब्लम जो आपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1 से कर ली। ठीक है, डन। अब आ जाओ सिनेरियो नंबर 2। आप क्वेश्चन कहेगा नमस्ते जीपी रेशियो नहीं है, जीपी रेशियो नॉट गिवन। सर अब क्या देगा, कुछ तो और देना चाहिए। हाँ देगा डियर, अब आपको प्रीवियस ईयर की डिटेल्स देगा, प्रीवियस ईयर की डिटेल्स देगा। सर प्रीवियस ईयर की क्या डिटेल होंगी डियर, ट्रेडिंग अकाउंट वाली। अब ये प्रीवियस ईयर की डिटेल दो तरीके की हो सकती हैं, ये 1 साल की भी हो सकती है और ये मल्टीपल ईयर्स की भी हो सकती हैं। अगर 1 साल की डिटेल, मान लो ये पिछले साल की डिटेल है, ये इस साल की डिटेल है, और इस डेट पे आग लग गई, जैसे 30 जून को आग लगी, कैलेंडर ईयर था, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, 2000 मान लो 25 ले लो। अब पिछला साल था 2024 और यहां पे आपको जीपी रेशियो नहीं दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहां से निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और उससे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वो रेशियो हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। सर कैसे करेंगे बताओ ना, एक बार बताता हूं डियर। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 2 पे आ जाओ, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 2 पे आ जाओ, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 2। A fire occurred in the premises of पोपटलाल on 10th March 26। 10 मार्च 2026 को आग लग गई। in order to claim in order to make a claim on their fire policies in respect of stock, they ask your advice, आपकी एडवाइस चाहिए, and you are able to obtain the following information। आपको ये इंफॉर्मेशन मिली। सबसे पहले आपको दे रखा ओपनिंग स्टॉक पिछले 1 2 3 4 साल का भैया, आपको दे रखा है 4 साल का ओपनिंग स्टॉक, और ये 1 जनवरी का होगा डियर, डेट बता रहा हूं 1 जनवरी। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न्स, ये आपके पूरे साल की परचेज है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गई, और यहां पे सेल्स लेस रिटर्न्स, राइट। आपको दे रखा है यहां पे नेट सेल्स, इसके अलावा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहां पे दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। डियर ये क्लोजिंग स्टॉक, ये जो आखिरी साल आपको दे रखा है ना 26 वाला, ये जो आखिरी साल आपको दे रखा है 26 वाला,
इसमें जो डेट आपको दी है वो दी नहीं है, मतलब ये पूरे साल की डिटेल नहीं है, क्योंकि 10 मार्च को तो आगे लग गई, तो अकाउंट तो भी बंद हो नहीं सकते, तो ये पूरे साल की डिटेल कैसे आ गई, नहीं है। ये जो डिटेल है ये 1 जनवरी से लेके 10 मार्च तक की है। और आप ध्यान से खुद सोचना, आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो यहां पे कॉमन सेंस लगाओ। 2023 में, 24 में, 25 में जो जो आपकी परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है 76, 1 लाख, 1,52,000, यहां पे स्टॉक कम हो गया, ऐसे कैसे हो गया? परचेज देखो 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख, फिर 1.5 लाख की परचेज, बिल्कुल 1/4। 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, फिर 2 लाख की आपकी सेल्स, ऐसे ही वेजेस 1.5 लाख से 45,000। तो यार ये तो फिगर्स बहुत कम है ना, इसका मतलब ये पूरे साल की फिगर्स नहीं है, ये सिर्फ 2-3 महीने की फिगर्स हैं। और 2-3 महीने की फिगर्स तभी हो सकती हैं जब फायर तक की डेट की हो। तो ये 1 जनवरी से 10 मार्च तक की डिटेल आपको गिवन है, कॉमन सेंस वाली चीजें थी, देखने बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की बात है, बाकी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, यस सर। सर अब हमें क्या करना है डियर? अब हमें बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन हमें उसके लिए चाहिए जीपी रेशियो। चेक करो 2026 में जीपी रेशियो गिवन है क्या? द स्टॉक साल्वेज वाज 15,400, ये लॉस ऑफ स्टॉक निकालने का काम आएगा। इट वाज प्रैक्टिस ऑफ द फर्म टू वैल्यू स्टॉक एट 5% लेस कॉस्ट। अब यहां पे आ गई एक प्यारी सी एडजस्टमेंट, वो कह रहा है ये कंपनी की प्रैक्टिस थी कि वो स्टॉक को 5% कम में आंकते हैं। बात को समझना, 5% लेस। अब डियर आपको बात को समझना है, देखो जीपी रेशियो निकालने के लिए आपको पिछले 3 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, बट वो बनाने के लिए उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। सर नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो, आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां पे एक काम करते हैं, इसको खिसका देते हैं ऊपर। ठीक है, देखो यहां पे मेरे साथ बनाओ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन और लिखो कॉलमर ट्रेडिंग अकाउंट। कॉलमर ट्रेडिंग अकाउंट, कॉलमर ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले आएगा यहां पे पर्टिकुलर्स, और फिर आएंगे आपके 3 साल। आपको 4 साल की डिटेल्स गिवन है, बट यहां पे हम 3 साल लेंगे क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर का पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी रेशियो निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा बता रहा हूं। 3 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, वो भी कॉलम फॉर्म में, कॉलमर फॉर्म में। फॉर्मेट में बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये है आपका फॉर्मेट, आपको कुछ नहीं करना, बस अगर आपको 1 साल की डिटेल गिवन है पिछले साल की तो 1 साल का बनेगा, 2-3 साल की गिवन है तो आपको 2-3 साल का कॉलमर फॉर्म में उसको बनाना पड़ेगा। मतलब जब आप यहां लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, जब आप यहां लिखोगे परचेज, जब आप यहां लिखोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि वेजेस एंड आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो आपको तीनों साल की यहां पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे एक काम करते हैं, सारी डिटेल्स डाल देते हैं, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब आपको गिवन है। तो यहां पे सिंपल लैंग्वेज में आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ताकि आप जीपी रेशियो निकाल पाओ। ठीक है, और उस रेशियो को अप्लाई कर देंगे हम करंट ईयर में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में, बट उससे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये जो यहां पे ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है डियर 76, कहां गया 76, 140, 14, ठीक है, और 152, 3 साल का ओपनिंग स्टॉक। इसको आपने, प्रैक्टिस है कंपनी की कि हम 5% कम में आंकते हैं, पहले ही कंजर्वेटिव होकर चलते हैं। सर्वेयर हो आप कौन हो? सर्वेयर। मैंने आपको कहा था सर्वेयर के दिमाग से सोचो, सर्वेयर क्या बोलेगा कि भैया एक काम करो, ऐसा है, चुपचाप जीपी रेशियो निकालने के लिए, नॉर्मल रेशियो निकालने के लिए अपना ओपनिंग स्टॉक ठीक कर दो। तो जब यहां पे मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकालूंगा डियर, ये तो ऑलरेडी 5% कम पे है, यानी कि ये सारे ओपनिंग स्टॉक 95% के इक्वल है। तो इनको नॉर्मलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनको नॉर्मलाइज करने के लिए करना पड़ेगा इंटू 100 अपॉन में 95, क्योंकि पहले से ही वो 5% से कम आके गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो 76 है ना, ये 76 नहीं था, ये 80,000 था।
आपने इसमें से 5% यानी कि 4,000 रुपए कम कर दिए, तब जाके क्या आया 76। हमें 76 से कहां पे पहुंचना है 80 पे। अब आपका ओपनिंग गलत हुआ तो क्लोजिंग भी गलत हो गया, देखो ठीक है। 2023 का आपका ओपनिंग, इसका ये उसका ओपनिंग, ये क्लोजिंग ये सेम है, ये क्लोजिंग ये सेम है। तो ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही गलत है। आपको इन सब स्टॉक को ठीक करना पड़ेगा। क्या करके? नॉर्मलाइज करके इंटू 100/95 करके। सर ये 100/95 कैसे आया? बहुत सारे चैप्टर्स में बता चुका हूं, इसकी एक अलग से आपको क्लास मिलेगी अभी, ठीक है। बट अभी दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता, क्लास के अंदर मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं इसके, ठीक है। तो नॉर्मलाइज कर देंगे 100/95 से। पहले वाला स्टॉक आएगा 80, मैंने आपको बता दिया है 76,000 इंटू में 100/95 80 आएगा। डियर दूसरे वाला जो स्टॉक आएगा दैट विल बी 1,14,000 का 1,20, और तीसरे वाला स्टॉक आपको दिया था 1,52,000, ये बन जाएगा आपका 1,60, 1,60 ठीक है 1,60। जो परचेजेस आपको दे रखी हैं वो है आपकी 3,60,000, 4,30,000 और 4,60,000, ये आपको दे रखे तीनों। डाल दो ऊपर परचेज, परचेजेस डाल दो यहां पे 3,60,000, उसके बाद है आपकी 4,20,000 और 4,60,000, ठीक है। वेजेस आपको दे रखे हैं ये भी एज इट इज डाल दो 1,50,000, 1,50,000 के बाद है आपका 1,91,000, फिर है आपका 1,40,000, ये आपने वेजेस डाल दी। क्रेडिट साइड में आ जाएंगी डियर सेल्स, सेल्स आपको दे रखे 5,60,000, चेक कर लेते हैं 5,60,000, 7,00,000 और 8,00,000। 7,00,000 और आपकी 8,00,000। क्लोजिंग स्टॉक ध्यान से समझना, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी आपके वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे डियर क्लोजिंग स्टॉक सेम आएगा, डाल दो आपका सबसे पहले आएगा 120, ये बढ़ा हुआ है ठीक है, नॉर्मलाइज करके इंटू 100/95। 120 के बाद आएगा 160 एंड देन 80। ये कर दिया आपने स्टॉक को नॉर्मलाइज। अब प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए भी आपको नॉर्मल रेशियो ही चाहिए होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं सर्वेयर के हिसाब से सोचो। सर्वेयर बोलेगा मुझे सब कुछ नॉर्मल चाहिए, मुझे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बनाना ढिमका कुछ नहीं चाहिए, सब चीज नॉर्मल। तो यहां पे डियर क्या करो, टोटल कर दो क्रेडिट साइड का और निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो यहां पे आप निकालोगे, टोटल आ रहा है यहाँ पे 5 और 1 6,80,000, इसका 8,60,000 और तीसरे वाले का आ रहा है 8,80,000, ठीक है। ये 8,60,000 और ये आ गया आपका 6,80,000। माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर से सबका जीपी निकल आएगा 90,000, 90,000 ये आएगा 1,19,000, ठीक है, और इसका निकल आएगा 1,20,000। अब डियर आपको क्या करना है, इन तीनों पिछले साल का जीपी रेशियो निकाल लेना है। जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है सिंपल, जो भी आपने जीपी निकाला फॉर एग्जांपल 90 डिवाइड बाय इसकी सेल्स इनटू 100। तो 90,000 जीपी रेशियो 2000 कितने का है, 2023 का है। जीपी रेशियो इज इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय उसकी सेल्स, सेल्स कितनी है 5,60,000 इन टू में 100 निकाल लो कितना आ रहा है। 90,000 डिवाइड बाय 560, ये आ गया परसेंटेज में डियर 16.07 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, परसेंटेज आ रही है। ऐसे ही आप निकाल लो 2024 का, तो 24 का जो रेशियो आप निकालोगे दैट विल बी 17%, और 2025 का जब आप रेशियो निकालोगे जैसे कि 1,20,000 डिवाइडेड बाय आपका 8,00,000, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 8,00,000, ये परसेंटेज में आ रहा है डियर 15%। सर इन तीनों में से कौन सा रेशियो ले, कोई सा भी नहीं। अगर आपको सिर्फ एक साल की डिटेल गिवन होती, अगर आपको सिर्फ एक साल की डिटेल गिवन होती, मान लो 25 की, तो डायरेक्टली मैं यहां पे 15% का जीपी रेशियो ले लेता। बट अब क्योंकि 3 साल की डिटेल्स गिवन है, तो अब आपको क्या करना है, यहां पे एक एवरेज रेट का यूज करना है डियर, एवरेज रेट। और एवरेज रेट निकलता है तीनों जीपी को प्लस करके, तो आप तीनों को अप्रोक्सीमेटली प्लस करोगे ना,
तो आपका एवरेज रेट निकल आएगा 16.07 प्लस 17 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और तीनों का एवरेज निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 16%। अब इस रेशियो को मैं अप्लाई कर दूंगा अपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। एक काम करते हैं, उधर बना लेते हैं, इसको हटाओ, हाँ इधर, यस। तो यहां पे आप डियर अप्लाई करोगे इस रेशियो को 16% को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, वाह क्या लाइन खींची है, जबरदस्त। यहां पे बनाओ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और ये जो बनेगा ये आप जानते हो कौन से पीरियड का बनने वाला है। ये बनेगा आपका 1 जनवरी 2026 से लेके टिल 31 मार्च 10th मार्च। आग कब लगी है? 10 मार्च को, हाँ 10th मार्च 2026। ठीक है, तो यहां पे बना दो एक फॉर्मेट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का। अब यहां सारी डिटेल पुट कर देंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, जो 2025 का क्लोजिंग था वही इसका ओपनिंग होगा 80। ये आपने करेक्ट कर दिया था ऑलरेडी, आप खुद देखोगे ध्यान से तो इसका ओपनिंग आपको 76 दिया होगा। इसको आप फिर से नॉर्मलाइज करोगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, आपको नॉर्मलाइज वे में सारी वैल्यूज लेनी है। अब यहां हम डाल देंगे परचेजेस, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इधर आपकी सेल्स, और यहां पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई करके। परचेजेस डाल दो 2026 की कितनी है, 1.5 लाख, 2,60,000 की सेल्स और 45,000 का वेजेस। सेल्स आपको गिवन है यहां पे 2,60,000। अब इस 2,60,000 की नॉर्मल सेल्स पे मैं नॉर्मल जीपी रेशियो अप्लाई कर दूंगा, यानी कि 2,60,000 इंटू में 16%। निकाल लो कितना आ रहा है, 41,600। अब टोटल कर देंगे डेबिट साइड का, 41,600 प्लस 1.5 लाख प्लस 45 प्लस 41,600 सॉरी 80 प्लस 1.5 प्लस 45 प्लस 41,600। ये आ रहा है डियर टोटल 3,16,600। अब यहां पे बैलेंसिंग फिगर से निकल आएगा आपका बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाल लो कितना आ रहा है, लो स्टॉक आ गया आपका 56,600। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि आपका जो साल्वेज वैल्यू है नीचे दिया था, साल्वेज वैल्यू 15,400 है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी रिकवर्ड। तो यहां पे डियर आप जानते हो इस जो लॉस ऑफ स्टॉक आपको निकालने के लिए स्टॉक में से साल्वेज वैल्यू माइनस करनी पड़ती है। तो एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू 56,600 जो भी स्टॉक है उसमें से माइनस कर दो साल्वेज वैल्यू विच इज 15,400। तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक आपका निकल आएगा 41,200। क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ पॉलिसी या क्लेम कुछ भी गिवन नहीं है, तो जो भी आपका एक्चुअल लॉस है दैट विल बी आपका अमाउंट ऑफ क्लेम। ये था आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान रखना पिछले साल का डिटेल दियो तो सिर्फ एक ही साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा जीपी रेशियो निकालने के लिए। लेकिन अगर आपको बहुत सारे ईयर्स दिए हो तो यहां पे आपको क्या करना है, उन सारे ईयर्स का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है कॉलमर फॉर्म में, और जीपी रेशियो निकाल के उनका एवरेज कर देना है। उस एवरेज रेट को अप्लाई करना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग में और निकाल लेना है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। फिर निकल आएगा आपका एक्चुअल लॉस साल्वेज वैल्यू माइनस करके। कितना आसान था? यस सर आसान तो था। सर अब क्या होगा? अब आएगा डियर असली मजा। अब एक आखिरी काम बचा, आपने 2 स्टेप्स करने सीख लिए हैं, आपने 2 स्टेप्स करने सीख लिए। अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप नंबर 3, यानी कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम।
अब आपको क्लेम निकालना सीखना है। तो इसमें लिखो मेरे साथ केस वन, इसमें लिखो मेरे साथ केस वन। सर कितने केस है इसमें? डियर देखते जाओ, भी मैक्सिमम पॉसिबल केसेस कवर करवा दूंगा। ठीक है, आपको अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए सबसे पहले ना आपको निकालना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वो आपने निकालना सीख लिया। फिर आपको निकालना होता है एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, आपका एक्चुअली में लॉस कितना हुआ, वो भी आपने निकालना सीख लिया। अब आपको चेक करना होता है कितना पॉलिसी का अमाउंट इंश्योरर ने इंश्योरेंस कंपनी से लिया है, सॉरी इंश्योर्ड ने इंश्योरर से लिया है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल बिजनेसमैन है या कोई भी जो है जो बिजनेस चला रहा है जिसका माल बर्बाद हो सकता है, उसने इंश्योरेंस कंपनी से कितना पॉलिसी का क्लेम लिया है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी उसका क्या है। सर ये अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्या होता है देखते हैं डियर। यहां पे लिखो केस वन फुल इंश्योरेंस, केस वन है आपका फुल इंश्योरेंस। एक एग्जांपल से समझते हैं डियर ये क्या है। देखो मान लो आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है, मान लो एग्जांपल के तौर पे आपका स्टॉक दे रखा है ऑन द डेट ऑफ फायर 2 लाख रुपए। ठीक है, अब डियर जो लॉस ऑन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है वो 2 लाख का है, और आपने अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो कंपनी से ले रखी है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी जितने की पॉलिसी आपने कंपनी से ली है उसका अमाउंट है 3 लाख। ठीक है, उसका अमाउंट है 3 लाख। अब आपने क्या किया, आग लगने वाली डेट पे कुछ स्टॉक बेच दिया, तो यहां पे आपका जो एक्चुअल लॉस हुआ दैट वॉज, मान लो 2 लाख रुपए में से आपने क्या किया 50,000 का स्टॉक साल्वेज कर दिया। ठीक है, ये माइनस कर दो साल्वेज, तो एक्चुअल लॉस कितना आ गया 1.5 लाख। जबकि आपने अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितना ले रखा है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी डियर, अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपने ले रखा है 3 लाख रुपए का। अब आप मुझे बताओ आपका लॉस हुआ 1.5 लाख का, पॉलिसी ले रखी आपने 3 लाख की, आपको इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देगी? सर 3 लाख, बस यहीं गड़बड़ हो जाएगी डियर। 3 लाख आपको कंपनी नहीं देगी यार, आपको कंपनी बोलेगी भैया तुम्हारा नुकसान हुआ 1.5 लाख का, 3 लाख का बात के दे तुम्हें, हम तुम्हें देंगे दोनों में से जो कम होगा, एक्चुअल लॉस और अमाउंट ऑफ पॉलिसी विच एवर इज लोअर। तो यहां पे आपका जो अमाउंट ऑफ क्लेम होगा ना, सुनना ध्यान से, अमाउंट ऑफ क्लेम जो इस चैप्टर में आपको निकालना होता है दैट विल बी 1.5 लाख। 1.5 लाख। तो अगर आपके पॉलिसी का अमाउंट आपके स्टॉक से ज्यादा है डियर, इसको बोलते हैं फुल इंश्योरेंस। उस केस में जो आपका अमाउंट ऑफ पॉलिसी है और लॉस है, बात को प्लीज समझना, दोनों में से जो कम होगा ना, जो लॉस है और आपका पॉलिसी है, वो ही आपका क्लेम हो जाएगा। फुल इंश्योरेंस की केस की बात कर रहा हूं डियर, फुल इंश्योरेंस। सर एक बात तो पक्की है कि अगर फुल इंश्योरेंस का केस है, यानी कि या तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है या तो बराबर है सॉरी, हाँ, या तो वो बराबर है या फिर पॉलिसी का अमाउंट ज्यादा है। पॉलिसी ज्यादा क्या आपने ले रखी है, बराबर के लिए रखी है जितना आपका स्टॉक है, इसको बोला जाएगा फुल इंश्योरेंस का केस। और इस केस में जो भी आपका पॉलिसी का अमाउंट है और लॉस हुआ एक्चुअली में जो, उन दोनों में से जो कम होगा दैट विल बी आपका अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, एक और केस समझते हैं, आ जाओ नीचे। केस नंबर 2, केस नंबर 2, यहां पे मान लो जैसे ये आपका अंडर इंश्योरेंस का केस है, इसमें लिखो अंडर इंश्योरेंस। इस केस में आपको बात को समझना है, यहां पे मान लो जो पॉलिसी का अमाउंट था वो आपका मान लो 1,60,000 है। ठीक है, और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑन द डेट ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक वो आपका 2 लाख है। पॉलिसी का अमाउंट कम है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ज्यादा है,
ये अंडर इंश्योरेंस का केस है। आपने कम इंश्योरेंस करवा रखा, आपने स्मार्ट गेम खेला, आप ज्यादा तेज बनने की कोशिश कर रहे थे। जिस डेट को आग लगी, स्टॉक आपको पता था मेरा स्टॉक कम बर्बाद होगा, मतलब स्टॉक जितना बर्बाद होगा मैं पॉलिसी कम की लेता हूं, हो सकता है मेरा स्टॉक बच जाए, नहीं बचा। तो यहां पे आपने स्मार्ट गेम खेला, पॉलिसी कम की ली। इंश्योरेंस कंपनी डियर बहुत तेज होती है, इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक, वो हमें धोखा दे सकती है। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, इंश्योरेंस कंपनी अंडर इंश्योरेंस केस के केस में क्या करती है। वो अप्लाई करती है एक क्लॉज, इसमें लिखो अप्लाइज, अंडर इंश्योरेंस के केस में एवरेज क्लॉज इज अप्लाइड। ये यूजुअल है, यूजुअली अंडर इंश्योरेंस के केस में एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है। सर इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लो उदाहरण के तौर पे आपका जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वो था 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का। अब आपने साल्वेज वैल्यू में स्टॉक बेच दिया, साल्वेज स्टॉक, वो था 50, ठीक है। तो आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ। सर एक्चुअल लॉस हो गया हमारा 1.5 लाख का, ठीक है, 1.5 लाख का, 1.5 लाख का। अब आपकी पॉलिसी कितने की है, 1,60,000 की। बात को समझना, आपकी पॉलिसी कितने की है, 1,60,000 की। सर क्या इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों में से जो कम होगा। नहीं डियर, अब आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक तो आपने जितना स्टॉक था उतने का इंश्योरेंस नहीं कराया, कम का इंश्योरेंस कराया, अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अमाउंट के, क्लेम के अमाउंट को कम कर देती है प्रोपोर्शनेटली, जितना कम इंश्योरेंस आपने करवाया था उसका। सर क्या बोल दिया है आपने, बताता हूं डियर, बात को समझना। आप मुझे बताओ यहां पे आपकी पॉलिसी कितनी थी, 160, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 2 लाख। साफ साफ दिख रहा है 80% का आपने वो ले रखा है पॉलिसी कि जितना स्टॉक आपके पास यूजुअली अवेलेबल रहता है उसका 80% आपने पॉलिसी ले रखी है। तो अब जितना लॉस आएगा डियर, बात को प्लीज समझना, बात को प्लीज समझना, उतने का ही आप, मतलब 80% के बराबर ही आपको क्लेम मिलेगा आपके लॉस का। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, आपको बताता हूं डियर। देखो मैंने शायद पॉलिसी के इक्विवेलेंट बोल दिया, नहीं ये नहीं था, एक्सट्रीमली सॉरी। इसका 80% आपको नहीं निकालना, आपको लॉस की परसेंटेज निकालनी है कितनी हुई। मतलब आपने 2 लाख का स्टॉक था लेकिन आपने पॉलिसी कम की ली। अब इंश्योरेंस कंपनी कह रही है देखो जितना आपका स्टॉक था आपने पूरा इंश्योरेंस तो कराया नहीं, अगर आपका 2 लाख का स्टॉक बर्बाद होता तो हम आपको 1,60,000 का क्लेम दे देते। तो हम बोल रहे हैं हाँ दे दो, नहीं दे सकते, आपका लॉस कितना हुआ है, 1.5 लाख का। अब हम बोल रहे हैं कोई बात नहीं, 1.5 लाख का क्लेम दे दो, नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी 1.5 लाख का भी क्लेम नहीं देगी, आपने इंश्योरेंस कम का करवाया, वो आपके क्लेम को भी कम कर देगी। कैसे कम करेगी बताता हूं डियर, ये बताओ लॉस कितना हुआ। सर 1.5 लाख, यानी कि जो स्टॉक आपके पास था उसमें से 75% का जो स्टॉक है वो बर्बाद हो गया। तो आपके पॉलिसी के अमाउंट को भी 75% कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा मैं आपको बताता हूं, ऐसे देखो, यहां पे डियर जब एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है, एवरेज क्लॉज अप्लाई करते टाइम जो अमाउंट ऑफ क्लेम निकलता है, यहां पे लिखो अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू आपका एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय 2 लाख, आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। मुझे ये बताओ अगर आप इसकी परसेंटेज निकालोगे इनटू 100 करके, जो आपका एक्चुअल लॉस हुआ, यहां लिख देता हूं एक्चुअल लॉस, ये है आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर।
इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपके अमाउंट ऑफ पॉलिसी से, अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो कि है 1,60,000 रुपए की। तो कंपनी आपसे कह रही है कि देखो आपका स्टॉक था 2 लाख का, लेकिन बर्बाद हुआ 1.5 लाख का, मतलब 75% बर्बाद हुआ। उसी हिसाब से 3/4 बर्बाद हुआ, उसी हिसाब से हम आपके क्लेम को भी कम कर देंगे। पॉलिसी का अमाउंट 160 है, पॉलिसी का अमाउंट 160 है, तो आपका जो क्लेम निकल के आएगा दैट विल बी, निकाल लो कितना आ रहा है, 1.5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू में 1,60,000, 1,20,000। क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अगेन 0.75 ही आएगा। तो आपको क्या करना है, देखो अगर आपका पूरा स्टॉक बर्बाद होता, भाई अगर आपका पूरा का पूरा स्टॉक बर्बाद होता तो यहां 2 लाख अपन में 2 लाख हो जाता, मतलब साल्वेज वैल्यू नहीं होती और पूरा का पूरा स्टॉक बर्बाद हो जाता, तो 2 लाख अपन में 2 लाख क्या होता है, एक पूरा क्लेम 1,60,000 का आपको मिल जाता। लेकिन जितना स्टॉक आप बचा के बेच दोगे, जैसे यहां पे आपने 50,000 का माल बेच दिया, तो इससे आपका क्या होगा, क्लेम कम हो जाएगा, लॉस भी कम हो जाएगा। क्योंकि आपका लॉस कम हो गया तो उसी हिसाब से आपका क्लेम भी कम हो जाएगा, जितना लॉस उतना क्लेम। अब यहां पे डियर अमाउंट ऑफ क्लेम निकल के आ रहा है 1,20,000। एक्चुअल लॉस कितना हुआ था, ये आपका क्लेम का अमाउंट है जो आपने एवरेज क्लॉस से निकाला। एक्चुअली में लॉस कितना हुआ था, 1,50,000। इंश्योरेंस कंपनी आपको 1,20,000 रुपए पे कर देगी। ठीक है, ये था आपका एवरेज क्लॉस। अब डियर इसी पे बेस्ड ना मुझे आपको एक क्वेश्चन करवाना है। हालांकि ये बताने में, यहां तक पहुंचने में मैं पूरा 1.5 घंटा निकाल देता हूं, एक क्लास मेरी यहां पे पूरी निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि और भी बातें क्लास के अंदर होती हैं, और भी एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं यहां पे, फिर भी मैंने आपको सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए जो क्लास के अंदर मैं देता हूं रेगुलर वाली। ठीक है, तो यहां पे डियर एवरेज क्लॉज अगर आप अप्लाई करते हो, तो एवरेज क्लॉज के केस में आपका जो फॉर्मूला लगता है क्लेम का, दैट विल बी अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू amount of policy divided by stock on the date of fire इनटू कर देंगे एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, इनटू कर देंगे एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो पॉलिसी का अमाउंट जैसे पिछले क्वेश्चन में 1,60,000 था, स्टॉक आपके पास 2 लाख का था, 1.5 लाख का नुकसान हुआ, तो जिस हिसाब से नुकसान होगा उसी हिसाब से आपका जो पॉलिसी का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। ये था आपका एवरेज क्लॉस। ठीक है, अब डियर आ जाओ मेरे साथ आपके एक और एग्जाम्पल पे, मतलब एग्जाम्पल नहीं, अब आ जाओ मेरे साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 3 पे। ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 3 है, 2 हो गया था, एक मेन क्वेश्चन आ गए, ये रहा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन ऑफ अ ट्रेडर हुज गोडाउन कॉट फायर। आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसके गोडाउन में आग लग गई। सबसे पहले स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर 10 लाख, मैं यहीं पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। देखो स्टॉक कितना है, 10 लाख का है। ठीक है, साल्वेज वैल्यू कितनी, 1 लाख की, पॉलिसी कितनी ली, 8 लाख की। डियर पॉलिसी का जो अमाउंट है वो 8 लाख है और आपका स्टॉक कितना है, 10 लाख। ये अंडर इंश्योरेंस का केस है, अंडर इंश्योरेंस। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये चेक करो कि आपका अमाउंट ऑफ क्लेम कितना है, अगर आप जनरल क्लॉज फॉलो करते हो या फिर आप एवरेज क्लॉज फॉलो करते हो। और अंडर इंश्योरेंस के केस में डियर एवरेज क्लॉज फॉलो किया जाता है यूजुअली। जनरल क्लॉज फॉलो करोगे, जनरल मतलब साधारण तरीका कंपेयर करने का लॉस को क्लेम से, मतलब पॉलिसी के अमाउंट से, वो भी आप यहां पे कर सकते हो, बट वो क्वेश्चन बताएगा आपको क्या करना है। तो यहां पे देखो स्टॉक में से सबसे पहले मैं माइनस कर दूंगा साल्वेज वैल्यू विच इज 1 लाख। आपके पास लॉस बचेगा 9 लाख का। ठीक है, 9 लाख का। अगर मैं जनरल क्लॉज फॉलो करता हूं तो बस मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा,
अगर मैं जनरल क्लॉज पहले वाला क्लॉज फॉलो करता हूं, जैसे लिखा हुआ है जनरल क्लॉज इज फॉलोड, तो मुझे नहीं पता एवरेज क्लॉज क्या होता है, तो मैं बस लॉस को कंपेयर कर दूंगा पॉलिसी के अमाउंट से। अब दोनों में से जो कम होगा, 8 लाख आंसर आ रहा है, आपका क्लेम आ जाएगा। लॉस हुआ था 9 लाख का, पॉलिसी का अमाउंट 8 लाख का, 8 लाख क्लेम मिल जाएगा जनरल क्लॉज के से। एवरेज क्लॉज के केस में डियर बात को समझना, एवरेज क्लॉज के केस में आपको क्या करना है, जो आपका अमाउंट ऑफ पॉलिसी 8 लाख, उसको डिवाइड करेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से, मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक जो कि 9 लाख था। भाई आप प्लीज बात को समझो, 10 लाख के स्टॉक में से नुकसान कितना हुआ, 9 लाख का, यानी कि 90% नुकसान हुआ है, तो क्लेम भी 90% आपको मिलना चाहिए। तो 8 लाख का 90% आप निकालोगे या फिर डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आएगा 7,20,000। आपका लॉस कितना हुआ था, 9 लाख का, आपका क्लेम कितना निकल के आ रहा है, 7,20,000। डियर 7,20,000 ही आपको दिया जाएगा, 8 लाख भी नहीं, 7,20,000 और कम कर दिया जाएगा। तो यहां पे 7,20,000 आपका आंसर है एवरेज क्लॉज के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 4 के केस में डियर अपने आप इसको कर लेना, ठीक है। 4 के केस में इसको प्लीज अपने आप कर लेना। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, 4th भी मैं आपको करवा देता हूं क्लास के अंदर, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है। देखो करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या दे रखा है। इसको हटा देता हूं ऊपर वाली वैल्यूज को, ये आप लिख लेना पीछे करके वीडियो। देखो सबसे पहले आपको स्टॉक दे रखा है आपका 10 लाख रुपए का, ये चेक करो अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितना है, पॉलिसी का अमाउंट है 11 लाख, डियर फुल इंश्योरेंस है। पॉलिसी का अमाउंट ज्यादा है, फुल इंश्योरेंस का केस है, तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले निकालो स्टॉक, उसमें से माइनस कर दो साल्वेज वैल्यू। 10 लाख का स्टॉक है, साल्वेज वैल्यू 1 लाख की है, एक्चुअल लॉस निकल के आ रहा है 9 लाख रुपए का। इसको कंपेयर कर दो पॉलिसी के अमाउंट से जो कि है 11 लाख रुपए। दोनों में से कम क्या है सर, दोनों में से कम है आपका 9 लाख। जनरल क्लॉज के अंदर आंसर आ जाएगा 9 लाख। एवरेज क्लॉज यहां पे नहीं अप्लाई होगा। हो सर क्यों, अरे लल्लू लाल, भले ही आपका स्टॉक कम हो गया, पॉलिसी का अमाउंट ज्यादा है, फुल इंश्योरेंस का केस है, भाई आपके स्टॉक से भी ज्यादा पॉलिसी है, तो आपका चाहे लॉस कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, आपके लॉस से ज्यादा क्लेम आप नहीं दे सकते। जितना लॉस आपका हुआ उससे ज्यादा क्लेम आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक है, चाहे आप एवरेज क्लॉज अप्लाई करो चाहे कुछ भी करो, राइट। तो यहां पे डियर क्या होगा, जैसे आप अगर एवरेज क्लॉज लगा भी दोगे, फॉर एग्जांपल जैसे 11 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दो 9 लाख से और डिवाइड कर दो 10 लाख से, ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9,90,000। एवरेज क्लॉज लगा के 9,90,000 का आपका क्लेम आ रहा है, जबकि लॉस कितना हुआ 9 लाख का। कंपनी आपको 9,90,000 तब भी नहीं देगी, यानी कि एक सिंपल सा नोट है जो मैं क्लास में लिखवाता हूं, मैं आपको बता देता हूं मुंह जबानी, कि आपके लॉस से ज्यादा क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पे डियर फुल इंश्योरेंस के केस में ध्यान रखना, एवरेज क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती, अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे भी जनरल क्लॉज ही फॉलो हो जाएगा और अगेन आंसर सेम रहेगा आपका, दोनों केसेस में 9 लाख एंड 9 लाख, ठीक है। यहां पे खत्म होते हैं आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के कॉन्सेप्ट एक्सक्लूडिंग एडजस्टमेंट्स। सर एक्सक्लूडिंग एडजस्टमेंट्स, यस, अब मैं आपको वो एडजस्टमेंट्स कराऊंगा जो आपके लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में आपको तंग कर सकती हैं डियर, ठीक है। एक एक करके चलते हैं उन कॉन्सेप्ट्स पे कि लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट सामने आ सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल केसेस कवर कराऊंगा, मॉडल के अंदर भी वो डियर डायरेक्ट बातें नहीं दी गई हैं, सिर्फ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चन जब आप करोगे वो डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे। हाँ, तो अब डियर क्वेश्चंस करने से पहले बाकी के मैं आपको बता दूं, मॉड्यूल के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको अभी लिखवाने वाला हूं, अगर आप ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे साथ लिख लोगे तो, ठीक है।
अब मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्टमेंट जो यहां पे होने वाली है, मैं सॉरी एक एक करके तोड़ मरोड़ के डियर इतना ब्रेक कर दूंगा, इतना आसान बना दूंगा। मैं बता रहा हूं क्लास के अंदर, तो रेगुलर क्लास के अंदर एक एक क्लास में एक एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट, तीन एडजस्टमेंट, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस 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 होती है। यहां पे मैं वो नहीं करा सकता, लेकिन बताऊंगा सारी, वो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें इसमें फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स भी हैं, वो नहीं बताऊंगा, वो मैं फाइनल अकाउंट्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो इंडेक्स में मेरा ये चैप्टर पहले होता है रेगुलर क्लास में, इसलिए वहां पे मैं डिटेल में बता देता हूं, फाइनल अकाउंट्स बाद में है। बट यहां पे डियर फाइनल अकाउंट्स का वन शॉट आपको ऑलरेडी मिल चुका है, इसलिए मैं वो एडजस्टमेंट दोबारा नहीं बताऊंगा, जैसे कि गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, ठीक है, या फिर वो आपका गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ये सारी एडजस्टमेंट जो है आपकी फाइनल अकाउंट्स में कवर हो चुकी हैं, ये नहीं बताऊंगा यहाँ पे। हाँ कहीं बोलो सारी बता दो यहाँ पे। राइट तो आ जाओ मेरे साथ, लिखो यहाँ पे डियर पहली एडजस्टमेंट पॉसिबल जो आपके उसमें वैसे मैं क्वेश्चन करा चुका हूं इसका, अंडर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। आपने देखा था जो स्टॉक था वो अंडर वैल्यूड था, मतलब आपने उसको 5% कम आंका गया था, वो ही आपकी एक पहली एडजस्टमेंट है, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करा दिया था, उसका रीजन था कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना था आपके स्टॉक निकालने का, ठीक है। तो यहां पे लिखो डियर एडजस्टमेंट्स, जनरल एडजस्टमेंट्स। पहला, अंडर या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ठीक है। क्योंकि आप सर्वेयर हो, सर्वेयर कहता है भैया मैं नहीं जानता ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन क्या होता है, मुझे तो नॉर्मल स्टॉक चाहिए। तुम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाओ, कुछ भी लगाओ, मैं नहीं जानता, मुझे नॉर्मल स्टॉक चाहिए। तो डियर इस केस में आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कोई स्टॉक दे रखा है, चाहे ओपनिंग हो क्लोजिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता डियर, ठीक है। स्टॉक दे रखा है, मान लो आप मान लो ये आपको दे रखा है 1,32,000, ठीक है, और ये ओवर वैल्यूड है 10% से, ओवर वैल्यूड बाय 10%। तो आपको क्या करना है, इसकी नॉर्मल वैल्यू निकालनी है, नॉर्मल वैल्यू निकालनी है। नॉर्मल वैल्यू कैसे आएगी, इसको हम 1,32,000 को डिवाइड कर देंगे 110 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्योंकि ये ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब इसमें ऑलरेडी 10% जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग 10%। सर कुछ एग्जांपल दो ना, डियर यहां नहीं दूंगा, मैं ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स में एग्जांपल दे चुका हूं, जैसे कि ब्रांच अकाउंटिंग अभी आया नहीं, आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल में भी है, इसके अलावा फाइनल अकाउंट्स में भी है, ठीक है, एनपीओ में भी था, और पता नहीं कहां कहां ये यूज होता है, ठीक है। यहां पे इसको करने का कोई फायदा नहीं है। ये ओवर वैल्यूड का मतलब इस पे 10% ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, आपको इसको नॉर्मल फिगर पे लाना है, तो 110 से डिवाइड इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा डियर 1,20,000, इसको हम डाल देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी निकालने के लिए। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मान लो कोई स्टॉक आपको दे रखा है, कोई स्टॉक आपको दे रखा है 51,000, देख रहे हो हैंड टू हैंड ताजा ताजा गरम गरम एग्जांपल निकल रहे हैं, ऐसे निकलते हैं क्लास में, और बहुत सारे निकलते हैं, पता नहीं याद भी नहीं रहते मेरे को। हाँ, स्टॉक आपको दे रखा है 51,000 और ये अंडर वैल्यूड है बाय 15%, अंडर वैल्यूड बाय 15%, मतलब 15% इसमें ऑलरेडी कम है, कम है, कम है। तो इसको नॉर्मल वैल्यू निकालने के लिए, नॉर्मलाइज्ड स्टॉक निकालने के लिए, नॉर्मलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इसको हम डिवाइड करेंगे डियर 100 माइनस इस परसेंटेज से। ओवर में क्या करना है, 100 प्लस परसेंटेज कर देनी है डिवाइड करने के लिए, और अंडर के केस में 100 माइनस परसेंटेज कर देनी है डिवाइड करने के लिए, यानी कि 85 के इक्वल ये होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, निकल आएगी आपकी नॉर्मल वैल्यू 51,000 डिवाइड बाय 85 इंटू 100। परसेंटेज मत लिखना यहाँ पे, ठीक है, कहीं परसेंटेज से डिवाइड कर दो। 51,000 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, ये आ रहा है 60,000, यानी कि ओरिजिनल स्टॉक जो रहा होगा वो 60,000 का रहा होगा। ये वो वैल्यूज हैं जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डालनी है। तो ये थे आपके एडजस्टमेंट, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग स्टॉक। अब आ जाओ मेरे साथ आगे।
एडजस्टमेंट नंबर 2 पे डियर, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 1। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बताता हूं। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है वो कांस्टेंट रहता है अनलेस अदरवाइज, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन मतलब आपने देखा होगा जैसे प्रीवियस ईयर का हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। मान लो कुछ और ईयर्स का आपको दिया हुआ है, ये यहां से जो जीपी निकलता है और यहां आपको सेल्स दे रखी होती है, फिर यहां से आप जीपी रेशियो निकालते हो। मान लो ये आपको दे रखा है 20%, दे क्या रखा है आपने, निकाल लिया। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि करेंट ईयर में प्रॉफिट इंक्रीज हो गया बाय 5%, यानी कि अब जीपी का रेट हो जाएगा 25। तो यहां पे आपको 25 रेट लेना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर बोल रहा है, मतलब कुछ नहीं बोल रहा तो वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर कुछ बोल रहा है तो उस रेशियो को आपको बढ़ा देना है उस परसेंटेज से जो परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। यस, अब आ जाते हैं डियर आगे। यहां पे लिखो मेरे साथ नोट नंबर 3। टू कैलकुलेट नॉर्मल जीपी रेशियो, नॉर्मल फिगर्स ऑफ सेल्स, परचेज और आपके स्टॉक विल बी यूज्ड, ठीक है। जीपी रेशियो, नॉर्मल रेशियो निकालने के लिए आपको सारी फिगर्स को नॉर्मल बेसिस पे लेना है। यानी कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं उसका मॉड्यूल का। आपके मॉड्यूल में ना डियर, आप ही के मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा इलस्ट्रेशन 1। देखो यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, पढ़वाता हूं उसका मतलब क्या होता है। फायर अकर्ड ऑन 15 सितंबर 23, आपको दिया हुआ है फिगर्स ओपनिंग स्टॉक 22 का, ये प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक 23 का, ये करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग। परचेज इन 2022 डियर 15 सितंबर 23 का मतलब है यहां पे एक तो ये कैलेंडर ईयर है, 2023 में आग लगी है सितंबर में, और 22-23 की डिटेल दे रखी है, परचेज दे रखी है 22 की, परचेज दे रखी है फायर वाली मेमोरेंडम के लिए। ये ओपनिंग डेट से आपके फायर वाली डेट तक की परचेज है। प्रीवियस ईयर की सेल्स दे रखी है और सेल्स दे रखी है फायर वाली मेमोरेंडम वाली, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर करंट, ड्यूरिंग द करंट ईयर कॉस्ट ऑफ परचेज हैज रिजन बाय 10% अबव लास्ट ईयर्स लेवल। वो कह रहा है पिछले साल से इस साल परचेज की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई 10% से। सेलिंग प्राइसेस ऊपर चले गए हैं 5% से। साल्वेज वैल्यू दे रखी है 4000, ये तो बाद में काम आएगी। आपको जीपी रेशियो निकालने के लिए ये जो इन्फ्लेशन हुई है डियर, महंगाई, सर्वेयर बोलेगा नमस्ते मैं नहीं जानता क्यों बढ़ाया तुमने 5% 10%। भैया नॉर्मल फिगर पे ही जीपी निकलेगा अगर आप जीपी निकालना चाहते हो पिछले साल का तो। मतलब पिछले साल महंगाई नहीं थी, पिछले साल तो महंगाई नहीं थी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने आपको, जो नॉर्मल फिगर्स है डियर वो लेनी पड़ेंगी जीपी रेशियो को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले आप आ जाओ नीचे, यहां पे प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट पे। प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग आप जानते हो, ओपनिंग, परचेस, सेल्स, क्लोजिंग, निकल आया जीपी। ये फिगर्स आपको सारी गिवन है डियर। सर यहां पे परसेंटेज का कुछ नहीं करना, नहीं डियर, ये तो प्रीवियस ईयर की है ना, प्रीवियस ईयर में कोई चेंज नहीं आया। वो कह रहा है जब प्रीवियस ईयर से हम करंट ईयर में आए तो परचेज की कॉस्ट बढ़ गई और सेल्स की कॉस्ट बढ़ गई। यहां पे इनको नॉर्मलाइज किया जाएगा करंट ईयर में जब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। यहां पे तो एज इट इज जो आपको दे रखा है वो आएगा। जैसे यहां पे आपको दे रखा है 40 ओपनिंग, क्लोजिंग 60,
80 की परचेज, 120 की सेल। तो देखो 40, 60, 80 और 120 निकल आ गया जीपी। जीपी रेशियो निकालोगे 60 अपॉन 120, 50% आ गया। ये परसेंटेज नॉर्मल फिगर्स पे है। तो इसीलिए करंट ईयर में जो सेल्स परचेज होंगी उनको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा जीपी रेशियो मल्टीप्लाई करने के लिए। कैसे? देखो ऐसे, जैसे आपको यहां पे परचेज दे रखी है फायर वाली 176,000, इसमें लिखा हुआ है 10% से बढ़ी हुई है, इसको नीचे कर दो 10% से, इनटू 100 कर दो डिवाइड बाय 110। ऐसे ही सेल्स को कर दो इनटू 100 डिवाइड बाय 105, क्योंकि ये 5% से बढ़ा हुआ है। और डियर इस केस में अब आपको क्या करना है, परचेज सेल्स जब आपको अलग अलग दी हो बड़ी हुई, तो आपको दो कॉलम बनाने होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बता देता हूं कैसे होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट ईयर और लास्ट ईयर के हिसाब से इसको डिजाइन कर लेना है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप करंट ईयर लोगे तो आप नॉर्मल फिगर्स लोगे, ओपनिंग स्टॉक आपका 60,000 है, परचेज आपकी 176,000 है, सेल्स आपकी 210 है, क्लोजिंग स्टॉक तो आपको निकालना ही है। ठीक है, यहां पे जीपी रेशियो आप एज इट इज इन फिगर्स पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसका रीजन बताता हूं। ये जो सेल्स आपको 2,10,000 की दी है, ये 2,10,000 ऑलरेडी 5% इन्फ्लेटेड है, और ये परचेज भी 10% इन्फ्लेटेड है। तो इस इन्फ्लेशन को पहले कर दो नॉर्मलाइज, और बना दो एक और कॉलम लास्ट ईयर का, यानी कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपकी सेल्स और परचेज का। तो जब आप करोगे, यहां पे सेल्स आ जाएगी 210 नॉर्मल फिगर, यहां पे ओपनिंग स्टॉक एज इट इज सेम रहेगा, परचेज हो जाएगी 1,60,000 नॉर्मलाइज करके 10% से नीचे, इंटू 100 अपन में 110। ठीक है, अब डियर यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे इस 2,00,000 की सेल्स पे आपको जीपी रेशियो 50% अप्लाई करना है, क्योंकि आप 2,10,000 पे नहीं कर सकते थे, नॉर्मल नहीं है वो। तो 2,00,000 पे 50% निकालोगे 1,00,000 आएगा। जैसे ही लास्ट ईयर की डेबिट साइड कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट ईयर में स्टॉक निकल आएगा, स्टॉक निकल आएगा। अब डियर जरा कॉमन सेंस लगाना, जब आपने माल परचेज किया होगा, महंगाई बढ़ने की वजह से वो 10% महंगा नहीं हो गया होगा, तो जो स्टॉक आपके पास बचेगा वो भी 10% महंगा हो जाएगा। तो ओरिजिनल स्टॉक निकालने के लिए जो यहां से बैलेंसिंग फिगर से आपने स्टॉक निकाला 1,20,000 का, ये वाला 1,20,000, इसमें मैं क्या करूंगा, 10% जोड़ दूंगा, और 1,32,000 आ जाएगा करेंट ईयर के अकॉर्डिंग, करेक्ट फिगर्स में 1,32,000। मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग आपको यहां पे दो कॉलम में बनाना है, एक करंट ईयर के हिसाब से जिसमें रियल फिगर्स आएंगी, जो बड़ी हुई फिगर्स हैं, एक में आएंगी नॉर्मलाइज फिगर्स। लेकिन स्टॉक निकालने के लिए आपको 10% उसमें जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि परचेज की कॉस्ट बढ़ गई है, सेल्स 5% से बढ़ी थी, इसको मत करना कुछ। तो डियर स्टॉक हो जाएगा 1,32,000। अब आप क्या करेंगे, इसका जीपी बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करके 1,06,000 आ जाएगा। बट इसका कुछ करना नहीं है, करना है 1,32,000 का, 1,32,000 में से माइनस करेंगे साल्वेज वैल्यू, लॉस आ जाएगा 1,28,000। अब ये चेक करो पॉलिसी का अमाउंट कितना है, या है भी कि नहीं, नहीं है डियर। तो डियर जो भी आपका लॉस आ रहा है दैट विल बी आपका अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ क्लेम। ये आपको क्वेश्चन में करना था, ठीक है, इसलिए बोल रहा था नॉर्मलाइज फिगर्स पे सब कुछ किया जाता है। अब आ जाओ आगे मेरे साथ अगले नोट पे, अगले नोट पे। तो यहां पे लिखो डियर अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस। कुछ फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट आपको दी होंगी, वो आपको परचेज में से माइनस करनी है, मैं बस लिखवा रहा हूं, बाकी मैं डिटेल प्रैक्टिस आप जानते हो रेगुलर क्लास के अंदर कराता हूं। अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको लिख लेना, मतलब माइनस कर देना आपकी परचेज में से। एक तो डियर आपको दिया होगा या तो रिटर्न्स, ठीक है, रिटर्न्स के अलावा आपको दिया हो सकता है गुड्स इन ट्रांजिट, इसके अलावा गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस्ट बाय आपका एक्सीडेंट या फिर थेफ्ट, ठीक है। इसके अलावा आपको माइनस करना है यहां से गुड्स विड्रॉन,
गुड्स विड्रॉन, ठीक है। और परचेज ऑफ मशीनरी, ये एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है, मतलब आपने मशीनरी खरीदी और गलती से उसको परचेज में डाल दिया, तो परचेज में से वो माइनस हो जाएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको परचेज में से माइनस करनी है। इसके अलावा आपको ऐड बैक करना है, एडेड टू परचेज। कुछ चीजें परचेज में आपको ऐड बैक करनी पड़ सकती हैं डियर। क्या क्या ऐड बैक करनी पड़ सकती है? एक तो सिंपल अनरिकॉर्डेड परचेजेस, परचेज किया था आप, रिकॉर्ड करना भूल गए, ऐड कर दो वापस। इसके अलावा गुड्स परचेज ट्रीटेड एज, गुड्स परचेज्ड ट्रीटेड एज परचेज ऑफ मशीनरी। भाई आपने मशीन खरीदी थी, सॉरी गुड्स परचेज किए थे, गलती से मशीनरी में ऐड कर दिया, परचेज में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आपको उसको परचेज में ऐड कर देना है। ये थी आपकी परचेज वाली एडजस्टमेंट्स। अब आ जाओ सेल्स वाली पे। सेल्स में आपको डिडक्ट करना है, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स। डियर सेल्स में से आपको क्या करना है? एक तो रिटर्न्स माइनस करनी है, ठीक है। एक गुड्स सोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट नॉट डिस्पैच्ड, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। मतलब आपने किसी को माल बेचा लेकिन अभी तक उसको डिलीवरी आउट नहीं करी, मतलब आपने ट्रक में माल अभी तक बिठा के भेजा नहीं है, सेल हो चुकी है, बिल कट चुका है, पैसा आ चुका है। एक अजम्पशन होती है अकाउंट्स के अंदर, एक अजम्पशन होती है अकाउंट्स के अंदर, गुड्स आर नॉट ट्रीटेड एज सोल्ड अनलेस डिस्पैच फ्रॉम द गोडाउन। क्या बोल दिया सर आपने? जब तक माल गोडाउन से निकल नहीं जाता तब तक सेल्स नहीं मानी जाती। भले ही गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, माल बिक चुका है, लेकिन आपके पास पैसा भी आ चुका है, सेल नहीं मानी जाएगी जब तक आपके गोडाउन से माल निकलेगा नहीं और कस्टमर तक पहुंच नहीं जाएगा। हाँ, जैसे निकलेगा सेल्स मान लेंगे, ये एक assumption होती है अकाउंट्स के अंदर, राइट। तो यहां पे माल बिका बट डिस्पैच नहीं हुआ, उसको सेल्स नहीं मानेंगे, सेल्स में से माइनस कर दो। इसके अलावा डियर आपका गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस, जो माल अप्रूवल बेसिस पे आपने बेचा था उसको सेल्स नहीं मानेंगे, ठीक है। अप्रूवल जिसका रिसीव नहीं हुआ उसका, अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, अप्रूवल नॉट रिसीव्ड। डियर इसमें कुछ चीजें आपको ऐड करनी पड़ सकती हैं सेल्स के अंदर। एडेड, क्या क्या ऐड होगा देखो। सबसे पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स, बस इसमें एक ही एडजस्टमेंट है, इसके अलावा कुछ भी ऐड आपको नहीं करना, ठीक है। अब कभी कभार आपको सेल्स और परचेज गायब करके दे देगा, डियर उस केस में आपको क्या करना है? लिखो 6 नंबर पॉइंट पहला, इफ परचेजेस नॉट गिवन, अगर आपको परचेज ना दे तो प्रिपेयर करो क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर आपको सेल्स ना दे, सेल्स नॉट गिवन, तो आपको बनाना है डेटर्स का अकाउंट। सिंगल एंट्री सिस्टम आपने वन शॉट देख लिया होगा, नहीं देखा तो जाके देख लेना, मैंने आपको बताया था वहां पे कैसे बनेगा ये। और अब ये क्वेश्चन के अंदर भी दिखाऊंगा कि आपको ये बनाना पड़ सकता है, यस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। डेटर्स का और क्रेडिटर्स का अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा सेवंथ एडजस्टमेंट में जो भी आपके आउटस्टैंडिंग और आपके अक्रूड इनकम्स और आपके एक्सपेंस होते हैं वो आप जानते हो कैसे करने होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको नहीं लिखूंगा यहाँ पे। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट, डियर ग्रॉस प्रॉफिट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगला क्वेश्चन करने के आपके काम आएगा, करने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें लिखो डिफरेंट जीपी, डिफरेंट जीपी ratios can be applied, different GP ratios can be applied in different goods, in different goods and different years, but average rate as previous year,
एवरेज रेट एज प्रीवियस ईयर्स, एवरेज रेट ऑफ प्रीवियस ईयर्स विल बी टेकन। वो कह रहा है अलग अलग गुड्स में अलग अलग जीपी रेशियो निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन बता सकता है आपको कि इस टाइप्स के गुड्स में ये जीपी मतलब अलग जीपी निकलेगा, इस टाइप के गुड्स में अलग जीपी, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग जीपी हो सकते हैं, लेकिन आपको एवरेज रेट ही अप्लाई करने हैं प्रीवियस ईयर्स के, वही मेमोरेंडम ट्रेडिंग में अप्लाई किया जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने 50 जीपी निकाल रहे हो या फिर आप अलग अलग जीपी रेशियो कितने निकाल रहे हो। ठीक है, यहां पे आगे लिखो अगला पॉइंट डियर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है एक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाने वाला हूं, इसको लिखो फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखो इफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, इफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग COGS, cost of goods sold and percentage on cost, and percentage on cost or sales is given, आपको COGS दिया है और उसकी परसेंटेज दी है प्रॉफिट की, सेल्स पे या कॉस्ट पे किसी पे भी, देन we can calculate the closing stock without preparing memorandum trading account as follows। कुछ क्वेश्चन में डियर ऐसा होता है कि आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना होता, बस कैलकुलेशन करनी होती है क्लोजिंग स्टॉक की। सर कैसे करनी होती है बताता हूं, देखो लिखो यहां पे मेरे साथ कैलकुलेशन। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम ऐड करेंगे परचेज, ठीक है, परचेजेस। जैसे आप ओपनिंग स्टॉक परचेज ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, कितना माल आपके पास पड़ा हुआ है, कॉस्टिंग में ये प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब साधारण भाषा में देखो, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, परचेज दी होगी, ये आ गया कॉस्ट। अगर आपको सेल्स दी है या कॉक्स दिया है और फिर आपको जीपी की परसेंटेज दी है, चाहे सेल्स पे चाहे कॉक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो इसका प्रिंसिपल मैं यहां पे नहीं बताऊंगा डियर, ठीक है, ये बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। अगर सेल्स दिया या कॉक्स दिया है, कुछ भी दिया है और परसेंटेज दी है जीपी की, डायरेक्ट कॉक्स दिया है तो कॉक्स यहां से माइनस हो जाएगा, नहीं दिया तो जीपी रेशियो इस्तेमाल करके कॉक्स निकाल लेंगे, ठीक है। और कॉक्स जैसे आप माइनस करोगे टोटल गुड जो अवेलेबल थे उसमें से निकल आएगा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉक्स, जितना आपने बेच दिया उसकी कॉस्ट माइनस कर दो, बचा हुआ स्टॉक आपके पास आ जाएगा, ये होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन डियर इसमें से ना एक दो चीजें और माइनस करनी होती है, तो मैं आपको टोटल डिटेलिंग बता देता हूं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे एक तो कॉक्स, ठीक है, और कॉक्स निकलता है सेल्स माइनस जीपी से, और इसमें से माइनस कर देंगे स्टॉक विद एजेंट्स, स्टॉक विद एजेंट्स। सर ये स्टॉक विद एजेंट्स क्या है डियर? ये वो स्टॉक है जो आपने किसी को भेज रखा है, उनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्योंकि वो जल के राख नहीं हुआ होगा। अरे वो भले ही ना बिकाओ, पड़ा हुआ है, लेकिन आपके पास थोड़ी सा स्टॉक, वो स्टॉक इसमें से हटा दो, वो एजेंट्स के पास, आप कंसाइनर हो, वो कंसाइनी है, कंसाइनी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, माइनस करोगे स्टॉक विद एजेंट्स, यहां पे निकल आएगा आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको करवाता हूं आपके मॉड्यूल का अगला क्वेश्चन डियर, देखो ये अपने हाथ से नहीं कराऊंगा, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, आपको क्या करना है, कॉक्स का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यहां पे कहां गया क्वेश्चन, ये 1 है, ये आपकी 2 है। देखो वो कह रहा है एक्स के गोडाउन में आग लग गई और स्टॉक का इंश्योरेंस इसने ले रखा था 60,000 रुपीज का,
ठीक है, ये बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखे हैं, एजेंट के पास भी माल है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, बैड डेट्स, डेटर अकाउंट बनेगा पक्का, वहां से सेल्स निकलेगी। ठीक है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनेगा, आपकी परचेज निकल के आएगी। ठीक है, उसके बाद डेटर्स दे रखे हैं 31 मार्च को, इंक्लूडेड एंड ओइंग फ्रॉम द एजेंट, उसमें कह रहा है कि सेल्स आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है, एजेंट को जो माल बेचना था, लेस 10% कमीशन, ये आपको दे रखी है डिटेल्स एडजस्टमेंट्स की। ठीक है, नॉर्मल मार्कअप 50% ऑन कॉस्ट है, तो वो कह रहा है 50% आपकी कॉग्स पे परसेंटेज है जीपी की। आप यहां से डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, डेटर्स अकाउंट से निकलेगा सेल्स बैलेंसिंग फिगर से। डिटेल में इसकी यहां पे नहीं बता सकता, इसको अपने आप देख लेना एक बार, ये बातें आप जानते हो सारी, ओपनिंग परचेज, ओपनिंग कैश रिसीट, बैड डेट्स सिंगल एंट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेल्स निकल आएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट से परचेज निकल आएगी। इसके बाद डियर आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपके स्टॉक का अकाउंट, वो क्यों बनाना पड़ेगा वो बाद में बताऊंगा, बट उससे पहले आ जाओ मेरे साथ नीचे, नीचे यहां पे। अच्छा, ये स्टॉक का जो अकाउंट है ना, बेसिकली मैंने जो आपको एक स्टेटमेंट बनवाया है ये वही है। ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉक्स माइनस स्टॉक विद एजेंट, तो आंसर आ गया आपका स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यार मैंने जो स्टेटमेंट बनवाया ये वही गोडाउन स्टॉक अकाउंट के नाम से है यहाँ पे, तो आप चाहे स्टॉक अकाउंट बना के निकाल लो, ओपनिंग परचेज डेबिट साइड में माइनस कॉक्स माइनस स्टॉक विद एजेंट, निकल आएगा ये स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो बस आपको ये सारी फिगर्स कैलकुलेट करनी है, आंसर आ जाएगा आपका स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। राइट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ मेरे साथ आगे, अब आ जाओ मेरे साथ आगे डियर, आपके लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉर्मल एबनॉर्मल स्टॉक, नॉर्मल एबनॉर्मल स्टॉक, इसी को हम पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट भी कहते हैं, पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं। सर इसका मतलब क्या होता है डियर? इसका मतलब होता है कि आपके बिजनेस में प्रीवियस ईयर में भी और करंट ईयर में भी कुछ ऐसा स्टॉक है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई है, पुराना हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है, उसको आपने बेच दिया। ठीक है, और यानी कि दो तरीके की सेल होगी, एक नॉर्मल, एक आपकी एबनॉर्मल। करंट ईयर में भी दो तरीके की सेल होगी, नॉर्मल और एबनॉर्मल। लेकिन डियर आप ये बात जानते हो, आप सर्वेयर हो, सर्वेयर कहता है हम नहीं जानते एबनॉर्मल क्या होता है। तो आपको क्या करना है, जब आप जीपी रेशियो निकालोगे प्रीवियस ईयर में, तो आपको सारी फिगर्स को नॉर्मलाइज कर देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, समझाता हूं। देखो ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में डियर नहीं मिलेगा, मेरी बुक में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में से ये एक है। ठीक है, आ जाओ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है ऑन 30th नवंबर कह रहा हूं, सितंबर, स्टॉक ऑफ हर्षवर्धन वाज लॉस्ट इन अ फायर एक्सीडेंट। फ्रॉम द अवेलेबल रिकॉर्ड्स आपको डिटेल दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये प्रीवियस ईयर का है, परचेज दे रखी है 31 मार्च 26 तक की, आग लगी थी 30/9 को, और ये फाइनेंशियल ईयर है डियर। ठीक है, सेल्स लेस रिटर्न्स दे रखी है प्रीवियस ईयर की, परचेज दे रखी है करंट ईयर के फायर वाली डेट तक की, और सेल्स दे रखी है फायर वाली करंट ईयर तक की। ठीक है, ठीक, इसके बाद डियर आपको नीचे दिया हुआ एडजस्टमेंट में, इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 26 ड्यू टू ऑब्सोलीसेंस, वो कह रहा है टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक विच ओरिजिनली कॉस्ट 12,000। ध्यान से समझना, 12,000 का एक स्टॉक था जिसकी वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट 12,000 थी, हैड बीन रिटर्न ऑफ, उड़ा दिया अपनी बुक से, आपने पूरा स्टॉक उड़ा दिया। इन मई 2026 3/4 of these stocks had been sold at 90% of original cost, and it is now expected that the balance of obsolete stock would also realize the same price. Subject to the above, GP remained uniform throughout the stock to the value of 14,1400 was salvaged. सर कुछ भी समझ नहीं आया, बताता हूं डियर। आपके वैल्यू में गिरावट आई स्टॉक की, आपने कितना स्टॉक राइट ऑफ कर दिया? 12,000, गलत राइट ऑफ किया, गलत राइट ऑफ किया। मैं आपको डियर यहां पे सॉल्यूशन दिखाता हूं जरा। तो ये रहे डियर मेरे हैंड रिटन नोट्स, मैंने सॉल्यूशन यहां पे ऑलरेडी आपको दे दिया, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी पूरा चैप्टर के नोट्स मैं आपको दे दूंगा फ्री में,
आपके उसी कॉलम में, मतलब उसी आपके फोल्डर में जो आपको विजय धनुष वाले फोल्डर में आपको मिला हुआ है एनरोल्ड स्टूडेंट्स को, राइट। तो आ जाओ, ये सारे नोट्स यहां पे लिखे हैं डियर, सारा लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। नीचे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखो सारे सोल्यूशन यहां पे हो रखे हैं, राइट। कुछ मिस्टेक हो जाए तो मुझे बता देना, बच्चे के नोट्स हैं, मैं नहीं जानता करेक्ट तरीके से कॉपी किए गए हैं कि नहीं, बस मैंने यहां पे देख लिया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, देखो सबसे पहले यहां पे आपने डाल दिया ओपनिंग स्टॉक जो कि आपको दिया हुआ था 75। मैं पैरेलली क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दोबारा रीड करवा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन डियर आपके मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 75 है, क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000 है, सेल्स 630, ठीक है। और आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, परचेज हो जाएगी 57,500, 630 की सेल्स, राइट। अब आप इस पूरी फिगर्स को यहां कॉपी करेंगे तो एज इट इज यहां पे आ जाएगा। बस जो क्लोजिंग स्टॉक है ना 1,04,000 का, बात को प्लीज समझना, प्लीज समझना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 12,000 रुपए का जो स्टॉक था, ये रहा 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक विच ओरिजिनली कॉस्ट 12,000 रुपए। 12,000 रुपए के स्टॉक में से 50% आपने राइट ऑफ कर दिया, तो 6,000 का स्टॉक आपने कम लिया हुआ है, क्योंकि आपने 12,000 का 50% राइट ऑफ कर दिया। मैं इस फिगर को नॉर्मलाइज कर दूंगा, मैं इस फिगर को नॉर्मलाइज कर दूंगा। एड बैक, यहां पे साफ साफ लिखा है एड बैक रिटर्न ऑफ, जो वैल्यू थी 6,000 रुपए वापस ऐड कर दूंगा, इसको 1,10,000 का ओरिजिनल स्टॉक बना दूंगा बिना राइट ऑफ के। भले ही इस स्टॉक के अंदर गंदे वाला स्टॉक है, मैं तो नॉर्मल फिगर्स पे जीपी निकालूंगा। आप सर्वेयर हो, आप ये बात जानते हो, तो जीपी निकालने के लिए मैं नॉर्मल फिगर यूज करूंगा। नॉर्मल फिगर में मैंने वापस जोड़ दिया तो यहां पे डियर जीपी आ गया, यहां से निकला आपका जीपी रेशियो। अब जब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, बात को प्लीज समझना, एबनॉर्मल स्टॉक में से आपने राइट ऑफ किया था 6,000, तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का, राइट ऑफ किया था ना आपने पिछले साल, तो उसका जो एबनॉर्मल स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है वो कितना रहेगा? 6,000। सर हम इसका ओपनिंग बैलेंस क्यों निकाल रहे हैं डियर? क्योंकि जब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो दो कॉलम आएंगे, एक में नॉर्मल एक में एबनॉर्मल, ठीक है, एक में नॉर्मल एक में एबनॉर्मल, राइट। अब यहां पे बात को समझना, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये आपकी परचेज दे रखी है 290 की, सेल्स 368,100, ठीक है। परचेज दे रखी है जो मेमोरेंडम वाली है और सेल्स दे रखी है ये 368,100, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो कह रहा है 3/4 ऑफ दी स्टॉक्स हैड बीन सोल्ड एट 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। इसमें से 3/4 गुड्स, 12,000 का 3/4 जो कि होता है 9,000, आपने उसको बेच दिया 90% पे, 8100 में बेचा है। तो ये जो 368,100 दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें 8100 की सेल एबनॉर्मल है और बाकी 360 की जो सेल है वो नॉर्मल है। और हाँ, आप ये बात जानते हो मैं जीपी रेशियो कहां अप्लाई करूंगा, नॉर्मल सेल पे या एबनॉर्मल पे? ये तो वैसे ही आपने लॉस पे बेच दिया। अरे यार 12,000 की कॉस्ट के गुड्स थे, उसको आपने 90% में बेच दिया, लॉस पे बेचा, तो इसमें जीपी कैसा? तो जीपी रेशियो में अप्लाई करूंगा नॉर्मल सेल्स के ऊपर। 368,100 में से 8100 हटाओ, 360 अलग करो, तो आप आ जाओ डियर यहां पे, प्लीज बात को समझो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहां पे ये देखो, सेल्स में से मैंने हटा दी एबनॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल अलग लिख दी, एबनॉर्मल अलग लिख दी, अलग लिख दी। और डियर इस एबनॉर्मल सेल पे 9,000 का माल था, 8100 में बेचा, क्या आपको 900 रुपए का लॉस नहीं हो रहा? लॉस आता है क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस लॉस। आ गया? हाँ आ गया। अब क्या करना है डियर? अब आपको यह करना है कि यहां पे ये 6,000 नहीं 12,000 आएगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपने क्योंकि पहले वहां पे ऐड बैक कर दिया था, आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया था, ओपनिंग स्टॉक को यहां पे 12,000 कर दिया था ना, मतलब जो ओरिजिनल स्टॉक था 12,000 का, उसको आपने 6,000 ऐड करके वापस 12,000 बना दिया था। तो यहां पे स्टॉक को अलग कर देंगे, 12,000 को और 98 को अलग, ठीक है। 1,10,000 में से या तो आप 12 हटा दो या 1,04,000 में से 6 हटा दो, बात तो एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। तो
आपने नॉर्मल अब नॉर्मल को ओपनिंग स्टॉक को अलग किया, सेल्स को भी अलग कर दिया, और परचेस एज इट इज रहेगी, एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना बताता हूं। देखो, ये जो 3,60,000 की नॉर्मल सेल्स है डियर, इसमें जीपी रेशियो में अप्लाई कर दूंगा, निकल आएगा 90। और जैसे ही यहां पे आप 90 लिखोगे, टोटल आ जाएगी डेबिट साइड की 478, निकल आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। और अभी एक स्टॉक बाकी है। आपने 12,000 में से 3/4 यानी कि 9,000 का स्टॉक बेच दिया था, अभी भी आपके पास 3,000 का स्टॉक बचा हुआ था। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू भी सेम ही रियलाइज होगी। सेम मतलब जितने में 90% में ये बिका था, इसकी भी वैल्यू 90% ही हो जाएगी। तो डियर यहां पे 3,000 का 90% हम स्टॉक ले लेंगे, वैल्यू स्टॉक की नए वाली। ठीक है, अब जो ऑलरेडी आपने राइट ऑफ कर दिया था, यार 12,000 में से आपने 6,000 तो राइट ऑफ किए थे ना, तो वो राइट ऑफ भी आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा। तो आपने क्या दिखाया, अलग सेल्स, अलग क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल, और अलग राइट ऑफ। लॉस जो आपने 9,000 वाला 8,100 में बेच दिया, ये आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, और बचा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा, बट इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस सिर्फ इस स्टॉक का है। आप इस कॉलम को नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा, हमें सिर्फ ये स्टॉक चाहिए। तो यहां पे टोटल स्टॉक जो आएगा 1,18,000 और प्लस 2,700, 1,20,700 माइनस साल्वेज वैल्यू लॉस ऑफ स्टॉक आ गया। इसमें पॉलिसी का अमाउंट दिया नहीं है, तो अमाउंट ऑफ क्लेम आपका यही हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, नॉर्मल एबनॉर्मल स्टॉक वाला। राइट, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी मैंने इसका दे रखा है, वो देखो ये रहा ना, ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, ये आप एक बार चेक कर लेना। राइट, ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट सारे दिए हुए हैं, और ये 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो मेरी बुक में जितने क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दे रखे हैं। अब डियर यहां पे खत्म होते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के। और डियर वीडियो भी मैं यहां पे एंड करूंगा। सर क्यों लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी नहीं कराओगे, पूरा चैप्टर हमने सोचा था हो जाएगा यहां पे। डियर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ना, चिंता मत करो, मैराथन लेके आऊंगा ना, उसके अंदर डिटेल्ड में कराऊंगा, डिटेल्ड वर्जन आपकी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का। ठीक है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी अगर आप देखना चाहते हो तो आपको मैराथन का वेट करना पड़ेगा, छोटी सी है, मैक्सिमम 1 से सवा घंटा लगेगा, और क्वेश्चन के साथ कराऊंगा। 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो भी क्वेश्चन के साथ। और डियर एक बात बताऊं, रेपिटेटिव क्वेश्चन आते हैं इसमें। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में वैरायटीज आता है, इसमें वैरायटी की पॉसिबिलिटी 0 है। तो एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया हो जाएगा। राइट, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेके आऊंगा मैं आपके मैराथन के अंदर। ठीक है, यहां पे मैं ओवर करूंगा आज के सेशन को, और अगले चैप्टर में आपसे मिलूंगा ब्रांच अकाउंटिंग को लेके। तब तक के लिए डियर टेक केयर एंड बाय बाय। और हां ध्यान रखना, सीएमए मतलब सीएमए सारथी।